हेलो डियर स्टूडेंट। अपना आईटीआई का सेकेंड ईयर का जो चैप्टर चल रहा था डीसी जनरेटर, कल अपन ने इसके पार्ट वन और पार्ट टू पार्ट थ्री अपन ने कल कवर कर लिया था। अब आज जो है पार्ट फोर जो है अपन कवर करेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की आज इसके अंदर अपन ने जो पढ़ेंगे वो डीसी जनरेटर के प्रकार पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो डीसी जनरेटर या जनरेटर बात एक ही है। तो डीसी जनरेटर का जो वर्गीकरण किया गया है दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसको बोला जाता है सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर और दूसरा जो है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर और एक स्व उत्तेजित जनरेटर। दो भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। जनरेटर का डीसी जनरेटर का जो वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। तो यहाँ पे डीसी जनरेटर का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। दो भागों में बांटा गया है जनरेटर को। पहला जो मैं नाम दे देता हूं ये पृथक उत्तेजित जनरेटर। आपको हिंदी में भी नाम लिखना है और इंग्लिश में, दोनों में तरीके से नाम याद करके रखना है क्योंकि एग्जाम में हिंदी में भी पूछ लेता है और इंग्लिश में भी पूछ लेता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर, मतलब सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। दूसरा जो है सौ उत्तेजित जनरेटर जिसको बोला जाता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इन दो भागों में जनरेटर को बांटा गया है, पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित। सेपरेटरी पृथक उत्तेजक को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। दो भागों में बांटा गया है। ठीक, अब इसमें जो बात करते हैं, जो पृथक उत्तेजित जनरेटर के बारे में बात करते हैं पहले, सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। तो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर के बारे में अगर बात किया जाए तो इसको उत्तेजित करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए या कुछ भी समझ लो तो अलग से डीसी सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो बैटरी हो या जनरेटर भी हो सकता है। तो अलग से बाहरी स्रोत की से सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है। इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, आर्मेचर होता है और एक होता है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग होता है और एक होता है लोड। क्या होता है, लोड। लोड, ये तीनों चीजें जो होती हैं तीनों चीजों के बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें ये तीन चीज पहले तो, अब थोड़ा इसको बाद में समझना। फिर अलग से डीसी सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
तो पृथक उत्तेजित जनयंत्र। तो पृथक उत्तेजित जनरेटर मतलब सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर में ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ये है जो वो है आर्मेचर है, और ये बाहरी स्रोत मतलब बाहर से अपन ने इसकी बाइंडिंग को सप्लाई दी है स्टार्ट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, मतलब किसी चीज को उत्तेजित करना मतलब एक्साइटेड करना, स्टार्ट करना, समझ सकते हो आप, स्टार्ट करने के लिए। तो जो बाहर से बैटरी की, यहाँ बैटरी लगी हुई है या जनरेटर कुछ भी हो सकता है डीसी, या तो यहाँ से सप्लाई दी है इसकी वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए। यहाँ लोड लगा हुआ है, ये लोड क्या, यहाँ करंट गया और करंट लोड के अंदर गया तो लोड करंट हो गया। तो इसको अपन समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह समझना है कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को जो बाहर से जो डीसी सप्लाई दी जाती है तो वो उत्पन्न सप्लाई से कम दी जाती है। उत्पन्न जो जो उत्तेजित के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है बैटरी को, इसको बाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है वो जनरेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज से कम दिया जाता है, जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज से कम दिया जाता है। मतलब ये जो मेन वोल्टेज है, मुख्य वोल्टेज जो जनरेटर के द्वारा उत्पन्न होगा, वो वोल्टेज से जो सप्लाई इधर से एक्स्ट्रा सप्लाई देंगे इसको स्टार्ट करने के लिए वो सप्लाई कम देंगे, और ये वाली जो सप्लाई से ज़्यादा रहेगी। ध्यान रखना इस चीज़ का कि जनरेटर के सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को उत्तेजित करने के लिए जो बाहर से बाहरी जो सप्लाई दी जाती है वो उत्पादन वोल्टेज से कम दी जाती है। और ए जनरेटर का जो उपयोग होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का, जहां वोल्टेज का मान कम हो, वोल्टेज का मान कम हो, करंट का मान ज़्यादा हो, वहां इस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। और कहाँ फील्ड करंट को नियंत्रण करना हो, फील्ड का जो करंट है उसको कंट्रोल करके रखना हो, जहाँ वोल्टेज कम की और करंट ज़्यादा की जरूरत हो वहां ज्ञात करते हैं। ऐसी जरूरत कहाँ पड़ती है, धातु लेपन में या शुद्धि के धातु के शुद्धिकरण में या विद्युत लेपन के कार्य में किया जाता है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस यही है कि पृथक उत्तेजित जनरेटर को की बाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए भारी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में लिख देता हूं। तो ये जो मैंने आपके सामने लिख दिया है कि इस प्रकार के जनत्र में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल, इसमें जो फील्ड पोल होते हैं उनको उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें उत्तेजित वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम दिया जाता है। यह जनरेटर बिना अपशिष्ट चुंबक के ईएमएफ उत्पन्न पैदा कर सकता है। यह एकमात्र ऐसा जनरेटर है पृथक उत्तेजित या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो बिना अपशिष्ट चुंबक के, अपशिष्ट चुंबक मतलब बची हुई चुंबक, बिना अपशिष्ट चुंबक के ईएमएफ उत्पन्न कर देता है। बाकी के अपन जो जनरेटर पढ़ेंगे ना आगे जनरेटर के प्रकार, तो वो बिना अपशिष्ट चुंबक के ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकते। उनमें क्या है, अपशिष्ट चुंबक का गुण बनाना पड़ेगा। ये क्या है, बिना अपशिष्ट चुंबक के में ही ईएमएफ उत्पन्न कर देते हैं। इसमें जो उत्पादित वोल्टेज का मान जो दिया जाता है वो उत्तेजित के लिए फील्ड वाइंडिंग जो कह रहा है ना कि इस प्रकार के जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल, फील्ड पोल मतलब इसकी जो बाहर की जो वाइंडिंग है उसको उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें जो बाहर से जो डीसी सप्लाई जो दी जाती है वो पूछता है कि कितनी दी जाती है। तो उत्तेजित वोल्टेज का मान, जो उत्तेजित वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम दिया जाता है। जो वोल्टेज जो उत्पन्न करेगा उससे कम दिया जाता है इसको जो उत्तेजित करने के लिए। ठीक, तो बिना अपशिष्ट चुंबक के अभाव में काम करता है, इस बात का ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो कौन सा जनरेटर है जो बिना अपशिष्ट चुंबक के अभाव में ईएमएफ उत्पन्न कर सकता है। तो आप बहुत से जनरेटर, दो तीन जनरेटरों के नाम मिलेंगे, तो आपको एक जनरेटर में उसमें ये मिलेगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसको उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। और इसका जो उपयोग है, यहाँ ये अभी इसको भूल जाओ, इसको मैं इसके बारे में अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, इसको ये फिलहाल क्या है, कटा हुआ है, ये क्रॉस है अभी, तो मैं इसी का आगे का लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। इसी जनरेटर का, पृथक उत्तेजक जनरेटर का ये क्या है, ये कटा हुआ है, ये इसकी कार्यविधि नहीं है। तो अगला जो इसका ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जहां कम वोल्टेज, यहाँ से
सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग सेपरेटरी एक्साइटेड एक्साइटेड सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां कम वोल्टेज व अधिक धारा की आवश्यकता हो जहां कम वोल्टेज और अधिक धारा की, मतलब कम वोल्टेज अधिक धारा की आवश्यकता हो वहां। तो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां कम वोल्टेज अधिक धारा की आवश्यकता हो या फील्ड करंट को नियंत्रण रखना हो एवं फील्ड करंट को नियंत्रण रखना, मतलब कंट्रोल में रखना हो, कम ज्यादा हो रहा हो तो वहां पे को नियंत्रण रखना हो। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जहां कम वोल्टेज और अधिक करंट की आवश्यकता हो वहां आप किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे ये चीज ध्यान रखना कि सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग किया जाएगा। या फिर पूछ लिया जाए कि फील्ड करंट को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाएगा, तो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। ऐसा कौन सा जनरेटर है जो बिना अपशिष्ट चुंबक के काम ईएमएफ पैदा कर देता है, तो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। किस प्रकार के जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए भारी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता होती है, तो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। ये चार चीजें हैं। तो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां कम वोल्टेज और अधिक धारा की आवश्यकता हो, फील्ड करंट को नियंत्रण करना हो। अब ऐसी कहाँ है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे इसका उपयोग करते हैं विद्युत लेपन में। अब आपसे पर्सनली पूछ ले कि विद्युत लेपन के कार्य में कौन से जनरेटर का उपयोग करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है सेपरेटरी एक्साइटेड विद्युत लेपन में और धातु शुद्धिकरण में। धातु शुद्धिकरण, धातु शुद्धिकरण में ये दो चीजें हैं। अगर आपसे पर्सनली पूछ ले कि विद्युत लेपन में धातु शुद्धिकरण में आप किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग करेंगे, तो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर में कुछ खास चीजें मैंने आपको बता दी कि इसको उत्तेजित करने के लिए, इसकी फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए भारी सप्लाई स्रोत की आवश्यकता होती है। ये आपको मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है। और जो उत्तेजित सप्लाई का जो वोल्टेज का मान रखा जाता है वो उत्पादित वोल्टेज के मान से कम रखा जाता है। अपशिष्ट बिना अपशिष्ट चुंबकीय हवा में ईएमएफ उत्पन्न कर देता है। ठीक। अब अगला जो क्या है कि जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, कौन से, पृथक उत्तेजित जनरेटर और स्व उत्तेजित जनरेटर। अब जो अपन पढ़ेंगे इसमें, अब बी वाला जो पढ़ेंगे स्व उत्तेजित जनरेटर, ये जो मैंने लिखवाया है आपके सामने, ये जो लिखा हुआ है वो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर का ही है। आगे का इधर आ नहीं पा रहा था तो मैंने यहाँ कर दिया। अब जो पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे स्व उत्तेजित जनरेटर, मतलब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब दूसरा मैंने कौन सा बताया, बी वाला, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोल दो या हिंदी में बोलते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर। तो यह जनरेटर को का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया। अब इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, इस जनरेटर को भी दो भागों में बांट दिया गया। दो भाग में कौन कौन से भागों में बांटा गया, एक तो स्थायी चुंबक, एक विद्युत चुंबक। तो दो भागों में बांटा गया है, एक स्थायी चुंबक और एक विद्युत चुंबक। यहां से दो भागों में बांटा गया है, वो बांटा गया है स्थायी चुंबक जनरेटर, जिसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। तो स्थायी चुंबक जनरेटर मतलब परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। परमानेंट
तो जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और दूसरा विद्युत चुम्बकीय जनरेटर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्ट जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि जो डायनामो वगैरह होते हैं मोटरसाइकिल वगैरह के, उसके जो चार्जर होते हैं, तो उसमें क्या है कि चुम्बक जो होती है उस परमानेंट मैग्नेट चुम्बक सेट कर दी जाती है। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट सेट कर देते हैं, तो उसमें इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें स्थायी चुंबक का प्रयोग किया था, डायनामो वगैरह में किया जाता है। तो स्थायी चुंबक जनरेटर और विद्युत चुम्बकीय जनरेटर। तो स्थायी चुंबक में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें परमानेंट चुंबक उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार के जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो हर एक में स्थापित करना पड़ेगा, पर उसमें क्या है कि आर्मेचर या चालक को घुमाना पड़ेगा, जब बल रेखाएं कटेंगी फ्लक्स कटेगा तब ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना पड़ता है अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र परमानेंट चुंबक से बनाया जाता है। तो परमानेंट चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक प्रयोग की जाती है। ये युक्ति क्या है, डायनामो वगैरह होते हैं, छोटा मतलब कम वोल्टेज बनाना हो, डायनामो वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह कार वगैरह में जो डायनामो वगैरह होते हैं छोटे छोटे, तो वहां पर इसका उपयोग कर लेते हैं, डायनामो वगैरह में पूछ लेते हैं। ये चीज आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि डायनामो में जो जनरेटर उपयोग होता है वो कौन सा होता है, तो स्थायी चुंबक जनरेटर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है विद्युत चुंबकीय जनरेटर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। ये जनरेटर जो होते हैं तीन प्रकार के होंगे, ये यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जनरेटर जो होंगे वो तीन प्रकार के होंगे, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। तो अब अपन इसको पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब आ गया कौन सा, विद्युत चुंबकीय जनरेटर। इसमें परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, तो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर जो होते हैं वो, सॉरी, विद्युत चुंबकीय जनरेटर, यहाँ से परमानेंट हटा दो, सॉरी ये गलत लग गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर यहाँ पे करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, तो ये जो जनरेटर होते हैं, मेन चीज तो जनरेटर की यही है कि ये जो जनरेटर होते हैं इनको तीन भागों में बांटा गया है। इस प्रकार के जनरेटरों को तीन भागों में बांटा गया है। इस प्रकार के जनरेटरों को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कौन सा है, श्रेणी जनरेटर। यहां से कौन सा, श्रेणी जनरेटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपको नाम लिखना है, सीरीज जनरेटर। दूसरा है शंट जनरेटर, शंट जनरेटर, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर। तीसरा जो है कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। तीन भागों में बांटा गया है, कंपाउंड जनरेटर। अब पूछा जाए कि विद्युत चुम्बकीय जनरेटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना कि उनको तीन भागों में बांटा गया है। तीनों भागों के अच्छी तरीके से नाम पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं वो तीन भाग। एक सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। ये है श्रेणी, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। इंग्लिश में भी अच्छी तरीके से नाम पता होना चाहिए, हिंदी में भी श्रेणी जनरेटर या सीरीज जनरेटर या शंट
श्रेणी और सीरीज दोनों एक ही बात है। श्रेणी जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। जनरेटर कंपाउंड को बोलते हैं मिश्रित, मिश्रित। शंट को बोलते हैं समांतर, समांतर जनरेटर। शंट को कभी कभार समांतर जनरेटर के नाम से भी आता है और मिश्रित जनरेटर। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में शंट जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। एक एक के बारे में अपन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे श्रेणी जनरेटर मतलब सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अब इन दोनों जनरेटर के बारे में, जो सीरीज जनरेटर है और शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर में इनको कवर करवा के फिर कंपाउंड जनरेटर के बारे में बताऊंगा। पहले तो सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर के बारे में आप समझ लीजिए। सीरीज जनरेटर में और शंट जनरेटर में अंतर क्या रहता है कि एक तो क्या होता है, जे आर्मेचर होता है, आर्मेचर होता है, अच्छे से ध्यान में समझना। जे क्या है, आर्मेचर है, आर्मेचर बोला जाता है इसको। और ये क्या है, जे फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं इसको। और ये क्या है, लोड है। अभी आपका सब क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, लोड है। इन तीनों को अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज जनरेटर। और इनको ही अगर समांतर में जोड़ देंगे तो शंट जनरेटर हो जाएगा। सीरीज में कैसे, देखो सबसे पहले ये आर्मेचर यहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आर्मेचर यहाँ पे, ये आर्मेचर। और ये जो बाइंडिंग है वो आर्मेचर का एक एक सिरा, तो जैसे ये आर्मेचर है उसका एक सिरा तो ये रहा और दूसरा सिरा ये रहा यहाँ पे। क्लियर। अब इसमें एक सिरा तो ये रहा आर्मेचर का, एक सिरा ये रहा यहाँ तक, यहाँ तक। दूसरी अपन ने क्या किया, इस बाइंडिंग को उठा के अपन ने इसके एक सिरे से ही जोड़ दिया। और फिर बाइंडिंग का जो दो सिरे, एक तो ये है एक सिरा, एक सिरा तो यहाँ आ गया और दूसरा सिरा आ गया। और लोड को अपन ने यहाँ लाके, यहाँ के लोड भी अपन ने इसी के साथ जोड़ दिया। तो ये कौन सा हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। तो इसको बोलेंगे सीरीज जनरेटर। अब शंट में क्या होता है कि जो आर्मेचर अपना ये लगा हुआ है, यहाँ आर्मेचर का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, तो एक ये रहा एक ये रहा। अब जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग अपन ने एक यहाँ जोड़ दी, एक यहाँ जोड़ दी। लोड है तो लोड यहाँ जुड़ गया। तो ये कौन सा हो गया, समांतर क्रम हो गया। तो इसलिए इसको शंट जनरेटर बोलते हैं। दो चीजें क्लियर। अब एक चीज यहाँ पर आपको दिख रही होगी बाइंडिंग के बारे में, बाइंडिंग के बारे में दिख रहा होगा। देखो इसमें क्या है, कम टर्न दिख रहे हैं ये बाइंडिंग में, और इस बाइंडिंग में क्या है, अधिक टर्न दिख रहे हैं ये बाइंडिंग में। तो सीरीज जनरेटर में हमेशा एक ध्यान रखना कि सीरीज जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की और कम टर्न की बनाई जाती है, कम टर्न की। पेपर में बहुत पूछता है कि सीरीज जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो बाइंडिंग होती है वो काय की बनाई जाती है, तो मोटे तार और कम टर्न की। और शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये वाली जो फील्ड वाइंडिंग ये रही, वो कम टर्न और पतले तार की बनाई जाती है, पतले तार की। ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। दोनों चीजों में समझ में आ गया कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है मोटे तार कम टर्न की, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो कम टर्नों की और पतले तार की, सॉरी पतला तार और अधिक टर्न की बनाई जाती है। मैं बताने भूल गया था, अधिक टर्न की। इसकी शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो पतले तार की और अधिक टर्न की बनाई जाती है। और सीरीज की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की कम टर्न की बनाई जाती है। ये अच्छे से आप ध्यान रखना। और इस जनरेटर के अंदर और क्या क्या खासियत है वो और बता देता हूं मैं कि इस जनरेटर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है डीसी सप्लाई की ट्रांसमिशन लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए। मतलब वोल्टेज डीसी सप्लाई की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो बैंक वगैरह में बैंक होते हैं या बड़ी बड़ी जो डीसी सप्लाई होती है, जैसे रेलवे स्टेशन पर जो लिफ्ट वगैरह वगैरह होती है ये, तो डीसी सप्लाई की ट्रांसमिशन लाइन में कौन से जनरेटर का उपयोग करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। ये जनरेटर कौन सा है, सीरीज जनरेटर। कौन सीरीज जनरेटर कौन सा है, डीसी सीरीज जनरेटर। और ये कौन सा है, डीसी शंट जनरेटर। जब डीसी चल पड़ा ही रहे डीसी जनरेटर, और डीसी सीरीज जनरेटर और डीसी शंट जनरेटर हो गया। और इसका जो उपयोग किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, लिफ्टिंग के कार्य में। लिफ्ट के जो कार्य होते हैं
लिफ्टिंग के कार्य में बैटरी के चार्जिंग में किया जाता है इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? डीसी सप्लाई की ट्रांसमिशन लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर में इसका उपयोग करेंगे डीसी सीरीज जनरेटर का। शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ करेंगे? लिफ्टिंग के कार्य वगैरह में किया जाता है, बैटरी के चार्जिंग में इसका उपयोग करेंगे। और इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं। एक इस जनरेटर को क्या है, बिना लोड के इस जनरेटर को नहीं चलाना चाहिए, ये भी एक इसके अंदर खास बात है। तो जो डीसी सीरीज जनरेटर है इसको बगैर लोड के नहीं चलाना चाहिए, मतलब बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, पहले लोड को जोड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका लोड जोड़ा नहीं है, आपने इसको स्टार्ट कर दिया तो बिना लोड के इस जनरेटर को चालू नहीं करना चाहिए। अगर बगैर लोड के चालू कर दिया तो ईएमएफ या करंट का मान कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा इस चीज को। तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि किस जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, तो डीसी सीरीज जनरेटर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो शंट जनरेटर है इसको लोड लगा के ही चालू करना चाहिए। अगर इसको बिना लोड के अगर इसको चालू कर दिया, इसको बिना लोड के पहले लोड लगा लो फिर चालू कर लो, अगर इसको बिना लोड के अगर चालू कर दिया तो क्या है कि जो सप्लाई है वो फील्ड वाइंडिंग तक पहुंचेगी ही नहीं, इसकी वजह से ईएमएफ बन नहीं पाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, इसमें आप थोड़ा सा समझना ना दोबारा से, कि ये जो शंट जनरेटर है इसको बिना लोड के ही इसको चालू करना चाहिए, बिना लोड के इसको चालू करना चाहिए। और इसको लोड लगाकर ही चालू करें, इसको बिना लोड के चालू करें। अगर लोड लगा के इसको अपन ने चालू कर दिया तो क्या है कि जो आर्मेचर से जो करंट आएगा वो डायरेक्ट लोड की ओर जाने लगेगा और इसकी जो बाइंडिंग फील्ड बाइंडिंग यहाँ तक इसका करंट नहीं पहुंचेगा आर्मेचर का, तो क्या है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो पाएगा। और तो ये आपको कसकर अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, कौन से जनरेटर को लोड के साथ चालू करना चाहिए, कौन से जनरेटर को लोड के साथ चालू नहीं करना चाहिए। तो इस जनरेटर के बारे में मैंने जो है वो लिख दिया है, जैसे कि सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर। तो डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर 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 और फील्ड वाइंडिंग लोड, जो फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों क्या में सीरीज में जुड़े होते हैं। सीरीज जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये सीरीज जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार व कम टर्न की बनाई जाती है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि सीरीज जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी बनाई जाती है? मोटे तार की और कम टर्न की। तीनों क्या में जुड़े रहते हैं? आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड, तीनों सीरीज में जुड़े रहेंगे। इस जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, मतलब बिना लोड के इसको चालू नहीं करना चाहिए, पहले लोड को लगा लें फिर जनरेटर को चालू करें इस तरीके से। क्योंकि अगर बिना लोड के अगर अपन ने चालू कर दिया तो खुला परिपथ होने के कारण, मतलब ये अगर अपन ने लोड को हटा दिया तो खुला परिपथ होने के कारण, अब जो खुले तो हो गया, खुला परिपथ होने के कारण ईएमएफ या धारा का मान शून्य हो जाएगा, ईएमएफ और धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो इसलिए इस जनरेटर को लोड लगा के ही चलाना चाहिए। अब इस जनरेटर का जो उपयोग किया जाएगा डीसी पारेषण लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए, मतलब जो डीसी सप्लाई होती है जहाँ बैंक वगैरह में जो पारेषण लाइन होती है या जहाँ पे मेट्रो ट्रेन वगैरह होती है वहां पर डीसी की सप्लाई की एक बड़ी पारेषण लाइन होती है, वहां पर उसको पूरा करने के लिए होता है। अब आता है शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर में क्या है? फील्ड वाइंडिंग, जे वाली फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के साथ क्या में समांतर में जुड़ी होती है, जो अच्छे से ध्यान रखना है। इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की बनाई जाती है, इस तरीके से ध्यान रखना। जो फील्ड वाइंडिंग है वो ध्यान रखना आपको शंट जनरेटर की, वो पतले तार और अधिक टर्न की बनाई जाएगी। इस जनरेटर को लोड से संयुक्त करके चालू नहीं करना चाहिए, मतलब लोड लगा के इसको चालू नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा लोड पहले हटा दो, उस पहले जनरेटर को चालू कर लो उसके बाद लोड लगाएं। तो वही कह रहा है कि लोड से संयुक्त करके चालू नहीं करना चाहिए,
क्योंकि प्रेरित धारा का प्रवाह मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगेगा। डायरेक्ट अगर अपन इसको इधर होने लगेगा, इस वजह से क्या है, यहाँ तक धारा पहुंच नहीं पाएगी आर्मेचर की, तो चुंबकीय क्षेत्र बन नहीं पाएगा। तो इससे क्या है कि ईएमएफ क्या हो जाएगा, इस वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग का धारा का मान नहीं मिल पाने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, इस वजह से ईएमएफ कम हो जाएगा। उपयोग की बात करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, लिफ्टिंग लोड में, जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो लिफ्ट वगैरह या मॉल में लिफ्ट वगैरह लगी रहती है वहां पे, और स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो ये आपको ध्यान रखना है, लिफ्टिंग लोड में कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाएगा, शंट जनरेटर का। तो बेल्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो बाकी का ये मैंने आपको बता दिया है शंट जनरेटर का। अब रह गया अपना कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर अगले पार्ट 5 में अपन कंपाउंड जनरेटर को पढ़ेंगे, क्योंकि कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट शंट, एक लॉन्ग शंट। तो ये तो सीरीज जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का अच्छी तरीके से आप समझ लेना। मैंने आपको बता दिया कौन से जनरेटर को लोड के साथ और कौन से जनरेटर को बिना लोड के साथ चालू करना चाहिए। तो इसमें से यही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसका, एक मान के चलना आईटीआई का काफ़ी इससे टेक्निकल के लिए बहुत ही उपयोगी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। टेक्निकल आईटीआई पास वाले भी इस पर विशेष ध्यान दें, और जो रनिंग में वो भी ध्यान दें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।